जय हिंद छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से YouTube चैनल आरकेएम शिक्षा पर। और बच्चों, आज मैं आपसे बात करने के लिए आ गया हूँ सरल रेखा में गति का एक अच्छा सा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है गति के समीकरण। तो बच्चों, गति के समीकरणों को आज हम समझेंगे, ये क्या होते हैं। आज हम इनका प्रूविंग करेंगे, इनकी आज हम निगमन करेंगे, ठीक है। और निगमन करके ये समीकरण प्राप्त करेंगे। बच्चों, आज हम लोग गति के समीकरण का निगमन कलन विधि से करेंगे। किससे करेंगे? कलन विधि मीन्स कैलकुलस मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गति के समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि गति के समीकरण तीन होते हैं, जिनको इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते थे। क्या बोलते थे इनको? इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी जरूर समझते रहो, जिससे कि भविष्य में आपको विज्ञान पढ़ने में, भौतिक शास्त्र पढ़ने में कोई समस्या ना आए। तो बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताते थे कि यदि कोई वस्तु प्रारंभिक चाल u से कहीं गतिमान है। किससे गतिमान है? u क्या है? प्रारंभिक चाल है। या प्रारंभिक वेग, ठीक है। तथा जैसे मान लो ये वस्तु है, इसका प्रारंभिक वेग क्या था? u था। इस वस्तु पर a त्वरण कार्य करता है। इस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और इस पर त्वरण कितना कार्य करता है? a। तो a क्या हो गया? इसका a हो गया त्वरण। इस त्वरण के कारण वस्तु का वेग लगातार बढ़ता रहेगा, मतलब परिवर्तित होता रहेगा। मान लीजिए कि t समय के बाद ये वस्तु यहां पहुंच गई। यहां से आने में इसको समय कितना लगा? t लगा। और t समय के बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। अर्थात ये जो वेग है v, ये कौन सा वेग बन गया? ये बन गया अंतिम वेग, ठीक है। और इस समय में वस्तु का वेग u से कहां तक हो गया? v तक हो गया। और इस समय में वस्तु का विस्थापन s हो जाता है। s क्या है? विस्थापन है। यहां पे लिख देते हैं s क्या है बच्चों? s है विस्थापन, ठीक है। तो गति की तीन समीकरणें निम्न प्रकार होती हैं। पहली समीकरण होती है बच्चों v बराबर u प्लस at। दूसरी समीकरण होती है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरी समीकरण होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन समीकरणों को गति की समीकरण अर्थात इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। आज हमको इन समीकरणों का सत्यापन करना है, इनकी प्रूविंग करनी है, इनका निगमन करना है, ठीक है। तो हम इनका निगमन कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम बात करेंगे बच्चों। तो हम प्रथम समीकरण की पहले बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? प्रथम समीकरण की। तो बच्चों, अभी हम पहली इक्वेशन की बात करेंगे, प्रथम समीकरण की बात करेंगे, ठीक है। पहली इक्वेशन का सत्य कैसे हम प्रूविंग कर सकते हैं, निगमन कर सकते हैं। तो बच्चों, माना वस्तु v वेग से कहीं चल रही थी, ठीक है। तो वस्तु का त्वरण बराबर क्या होता है? a बराबर dv अपान dt। पढ़ा होगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो a बराबर क्या आ गया? dv अपान dt। अर्थात dv बराबर किसके आएगा? ये बराबर आ जाएगा a dt के। तो dv बराबर किसके आ गया? a dt के। अब बच्चों क्या करेंगे? ये dv क्या है? वेग परिवर्तन। dt क्या है? समय अंतराल, ठीक है। अब इसका हम क्या कर देंगे? अब बच्चों हम इसका समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? लिखेंगे यहां पे समाकलन करने पर, और किसका? दोनों पक्षों को।
ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कलन विधि का उपयोग कर रहे हैं बच्चों। किस विधि से हम करने जा रहे हैं, ये सब इनका जो निगमन करने जा रहे हैं वो किस विधि से करेंगे, तो हम कलन विधि का उपयोग करके गति के समीकरणों का जो है निगमन कर रहे हैं। तो अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, देखो समाकलन कर दो। तो इधर समाकलन किसका होगा, dv का, उधर किसका समाकलन होगा, dt का। सबसे बड़ी बात आती है कि यहां पर बच्चों लिमिट लिखी जाती है, ठीक है। तो जो d के साथ लिखा हो, मतलब जिस चीज का परिवर्तन हो रहा हो उसकी लिमिट लिखी जाती है। तो v लिखा हुआ है, देखो d के साथ क्या लिखा, v, वेग। तो वेग कहां से कहां तक परिवर्तित हुआ ये समीकरण समाकलन में लिखना पड़ेगा। तो वेग कहां से कहां तक परिवर्तित हुआ, देखो तो u से कहां तक परिवर्तित हुआ, v तक। तो u से v dv। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, d के साथ t यानी कि समय। तो समय कहां से कहां तक परिवर्तित हुआ, तो प्रारंभिक समय जहां से लिखना शुरू करते हैं उसको 0 0 मानते हैं, और कितना समय लगा कुल इतना होने में, t समय लगा। s विस्थापन होने में कितना समय लगा था, t। तो समय हो गया 0 से t। अब बच्चों बात आती है समाकलन करने की। तो समाकलन करना अगर अभी आपको नहीं आता है तो आप हमारे साथ 2 मिनट प्यार से बिताइए, आपको समाकलन करना हम सिखा देते हैं। बच्चों अगर कभी भी t की घात n लिखा हो, क्या लिखा हो, t की घात n, तो इसका समाकलन कैसे करते हैं। तो इसका समाकलन करते हैं तो समाकलन के बाद आता है बच्चों t की घात n+1 अपान n+1 प्लस c। अर्थात जो घात होती है उसमें एक की बढ़ोतरी हो जाती है समाकलन करने पे, मतलब t की घात n है तो n+1 हो गया, और जो बढ़ोतरी होने के बाद घात बचती है उसी से भाग कर देते हैं। ये t की घात n का समाकलन हमें मिल गया। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमसे कोई कह दे t की घात 4 का समाकलन करो तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, तो हमने क्या बताया, जो घात होती है उसमें एक जुड़ जाता है समाकलन करने के बाद। तो यहाँ जो घात है उसमें एक जुड़ेगा तो t की घात 4 है तो क्या हो जाएगा, एक जुड़ेगा तो t की घात क्या बनेगा, 5। और जो घात बढ़ने के बाद आती है उसी से भाग कर देते हैं। तो किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। प्लस c ये कांस्टेंट होता है जो कि निश्चित समाकलन अर्थात जहां पे मान दिए हों वहां पर प्लस c लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो अनिश्चित समाकलन में आता है। तो बच्चों t की घात 5/5 आ गया, क्योंकि ये हमें निश्चित समाकलन करना है इसलिए हम यहाँ पर नियत पद को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अर्थात अब कोई कहे t की घात 3 का समाकलन कीजिए तो क्या करेंगे, तो भाई सीधी सी बात है, ये हो जाएगा t की घात में जो भी है उसमें एक जोड़ दो। तो t की घात 3 है तो उसमें एक जोड़ो कि तो कितना आएगा, 4, और वही घात जो बनी है उसी से भाग कर दो, तो t की घात 4/4। अर्थात अगर t की घात 2 का समाकलन करना हो तो क्या आएगा, अब सोचो बच्चों, आप खुद दिमाग लगाओ तो क्या आएगा, तो t की घात 2, t की घात 2 का समाकलन क्या होगा, t की घात 3/3। क्यों, क्योंकि घात में एक जुड़ गया और जुड़ने के बाद जो घात बनी उसी से भाग कर दिया। अर्थात अगर हम t से अब समाकलन करें केवल t का मतलब t की घात 1, अब t की घात 1 का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, t की घात जो 1 है उसमें एक जुड़ जाएगा, मतलब t की घात क्या हो जाएगा, 2/2। अगर कुछ न लिखा हो, मतलब केवल dt लिखा हो, अब इसका समाकलन क्या आएगा, तो बच्चों अगर केवल dt लिखा है इसका मतलब वहां पे हम 1 कभी भी मान सकते हैं, मतलब 1 dt हम इसको कह सकते हैं। अगर हम इसको 1 dt कह सकते हैं तो इसको हम कह सकते हैं t की घात 0 dt। क्यों, हमको पता है कि किसी भी चीज की घात अगर 0 है, किसी भी भौतिक राशि की घात 0 है, किसी नंबर की घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 आता है। तो किसी जैसे 1 था तो 1 का मतलब t की घात 0। अब किसी चीज की जब घात 0 है और उसका आप समाकलन करते हैं तो ये क्या आएगा, तो
भाई उसमें क्या करेंगे, अब घात देखो 0 थी और समाकलन करने का नियम क्या कहता है, जो भी घात हो उसमें 1 जोड़ दो। तो यहाँ पर t घात 0 है तो इसमें 1 जुड़ेगा, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, और भाग भी उसी से कर दो तो 1, यानी कि आंसर आ गया t। तो केवल dt लिखा है तो उसका समाकलन क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। इससे ये पता चलता है कि अगर केवल dt लिखा था तो t आ गया, तो अगर कभी केवल ds लिखा होगा तो क्या आ जाएगा समाकलन, s आ जाएगा। ठीक है, केवल dv लिखा होगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर क्यों, क्योंकि इसको भाई मान सकते थे s की घात 0, फिर s के सापेक्ष समाकलन करना है, कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो वही काम यहां पे होना है बच्चों। अब देखिए यहां पे क्या है, समाकलन किसका करना है, dv का, केवल dv है, मतलब 1 × dv मान के कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो जब इसको हम समाकलन करेंगे तो हमें इसका समाकलन क्या मिलेगा, हमें इसका समाकलन मिलेगा dv का समाकलन v। ठीक है, और जो लिमिट है वो ऐसे लिख दी जाती है, मतलब u से v बराबर a बाहर ले लो, a बाहर ले लोगे तो समाकलन किसका बनेगा, dt का। अब dt का समाकलन क्या होता है, t होता है। कहां से कहां तक, 0 से t तक। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लिमिट रखने का तरीका समझ लो, अगर x की घात 2 है तो इसकी लिमिट कैसे लिखी जाती है, तो इसकी लिमिट रखने का तरीका होता है जैसे 2 से 4 तक मान लो है लिमिट, 2 से कहां तक है, 4 तक। तो इसका मतलब होता है पहले x की जगह 4 रख दो तो 4 का स्क्वायर, फिर माइनस x की जगह 2 रख दो तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। ऐसे लिमिट रखी जाती है, मतलब पहले जो अचर पद है, पहले जो चर पद है जिसका आपने समाकलन किया है, पहले ऊपर वाला मान उसकी जगह, फिर माइनस लगा के नीचे वाला मान। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर वाला मान पहले आएगा तो v माइनस, फिर नीचे वाला आएगा तो क्या आएगा ये u, और बराबर आएगा a। यहाँ पे देखो पहले t की जगह ऊपर वाला मान मतलब t रखेंगे तो t बचेगा, माइनस फिर नीचे वाला मान तो t की जगह 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0। अर्थात v बराबर u प्लस at, देखो माइनस u है उधर गया तो प्लस u। तो ये पहली समीकरण का सत्यापन हो गया, ये पहली समीकरण का निगमन हो गया। तो v बराबर क्या आ गया, u प्लस at। ये हमारा पहली समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। अब देखिए बच्चों, हम द्वितीय समीकरण की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, द्वितीय समीकरण की। तो द्वितीय समीकरण का हम कैसे यहाँ पे डेरिवेशन कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए बच्चों। उसके लिए हम क्या करते हैं कि वेग का सूत्र इस्तेमाल करते हैं। हमको पता है किसी वस्तु का तत्कालिक वेग v बराबर होता है ds/dt। वेग v बराबर क्या होता है, ds/dt। अर्थात ds बराबर कितना हो जाएगा, v dt। ds बराबर v dt। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि v का मान रख देंगे समीकरण 1 से। v का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो ये है एक समीकरण, यहां से b का मान यहां रख देते हैं। तो बच्चों हमको अब क्या मिलेगा, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। तो हमको यहां से ये मान मिलेगा ds इज इक्वल टू v की जगह कितना आ गया है, u प्लस at और इंटू dt। भाई v dt था तो v की जगह ये मान रख दिया। अब फिर वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। तो बच्चों इधर जब समाकलन करोगे ds का, ठीक है,
तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे, सीमा कहाँ से कहाँ तक, तो प्रारंभ से अंतिम तक। तो पहले वस्तु का विस्थापन मान लो 0 था, बाद में विस्थापन कितना हो गया s, तो 0 से s बराबर इधर समाकलन करोगे तो यहाँ देखिए हमने क्या बताया था, समाकलन करते समय सीमा उसकी रखी जाती है जो d के साथ लिखा हो। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है dt समय, तो समय की कहाँ से कहाँ तक लिमिट हुई, कहाँ से कहाँ तक सीमा हुई, तो 0 से t, इसीलिए समय की यहाँ पे लिमिट रखेंगे 0 से t। अब बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। कैसे कर सकते हैं जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ds का समाकलन देखिए क्या होता है, तो ds का समाकलन होता है बच्चों s, तो ds का समाकलन क्या होता है s, ठीक है। तो ये s आ गया, कहाँ से कहाँ तक, तो ये आ गया 0 से s तक, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, इधर से समाकलन और इधर से dt का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये बनेगा देखो 0 से t u dt, देखो भाई इसका इधर गुणा, इसका इधर से गुणा, फिर इसका इधर से गुणा, इसका इधर से, इसमें भी वही करेंगे। तो प्लस क्या आएगा 0 से t at dt, 0 से t at dt। s में तो वैल्यू रख देंगे क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा s माइनस 0, ठीक है, बराबर u कॉमन ले लो, u कांस्टेंट है मतलब बाहर ले लो। जब u बाहर आ जाएगा तो देखो क्या बचेगा 0 से t dt। अभी मैंने समझाया था dt का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, t होता है। तो 0 से t dt का समाकलन क्या हो जाएगा, देखो t, कहाँ से कहाँ तक मान रखना है 0 से t, प्लस a t dt। बच्चों t dt का समाकलन कैसे होगा, अभी मैंने समझाया आपको कि जो भी t की घात हो उसमें 1 जोड़ दो, तो t की घात 1 अगर है तो t की घात क्या जाएगा 2, और जो घात है उसी से भाग कर दो। अर्थात ये हुआ कि अगर t है तो इसका समाकलन करना है तो घात में 1 जोड़ दो, तो t की घात 2 हो गया, अपान में 2, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से t तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, इसको हल करेंगे तो ये तो s माइनस 0 से s आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा t माइनस 0, देखो अपर लिमिट तो t और माइनस 0, प्लस a, यहाँ पे बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना आएगा t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपान 2, यानी कि s बराबर आ गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया बॉडी का, ठीक है। तो ये सेकंड समीकरण का, द्वितीय समीकरण का निगमन हो गया। अब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरी समीकरण के लिए, थर्ड समीकरण, ठीक है, कि तीसरी समीकरण का निगमन हम कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों इसका निगमन हम पहली समीकरण की तरह शुरू करते हैं, जैसे ये शुरू किया था। क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्वरण, त्वरण a बराबर dv अपान dt। तो त्वरण किसके बराबर होता है, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात a बराबर कितना आ जाएगा, तो देखो आ जाएगा बच्चों dv अपान dt। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें ds से गुणा और ds से भाग, ये हम स्वयं कर लेते हैं, ds से गुणा और ds से भाग। अब इन दोनों मानों को इधर उधर कर देंगे, तो ds को इधर ले आओ, dv को उधर ले जाओ, देखो क्या बनेगा, इसको हम लिखेंगे बच्चों ds अपान dt इंटू dt अपान ds। क्या किया बच्चों हमने, तो हमने क्या किया बच्चों, देखो ds को इधर ले आए, dv को उधर ले गए, बाकी हमने कुछ नहीं किया।
अभी भी हम जब चाहेंगे ds ds काट देंगे। क्यों? क्योंकि किसी एक ही मान से गुणा और भाग करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता समीकरण में, ठीक है। तो उसी से गुणा उसी से भाग, जब चाहोगे काट दो। तो अभी तक तो कुछ नहीं परिवर्तित हुआ। अब देखिए बच्चों, जो ds अपान dt है ना, इसको हम लोग कहते हैं वेग। ds अपान dt को हम क्या कहते हैं? वेग। अर्थात त्वरण बराबर किसके आ जाएगा? जरा ध्यान दो यहाँ पे। तो बच्चों त्वरण बराबर आ जाएगा, ठीक है, वेग, ds अपान dt मतलब वेग, इंटू dv अपान ds, v इंटू dv अपान ds। अर्थात dv बराबर कितना आ जाएगा? तो देखो v dv बराबर आ जाएगा a ds के, ठीक है। तो v dv बराबर a ds। अब क्या करेंगे बच्चों? फिर से दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का समाकलन कर दो, ठीक है। तो हम बच्चों इसका समाकलन कैसे करेंगे? तो इधर देखो करेंगे, v dv है, तो जब समाकलन करेंगे तो कहां से कहां तक लिमिट रखेंगे? तो वेग की लिमिट रखनी पड़ेगी dv। तो हमने बताया ना, जो d के साथ लिखा हो उसका लिमिट रखते हैं। तो किसकी लिमिट रखनी है? वेग की। कहां से कहां तक? देखो तो वेग का मिनिमम मान कितना था? तो वेग परिवर्तित हुआ u से v तक, अर्थात u से v इसकी लिमिट बन गई, बराबर, ठीक है। फिर समाकलन करेंगे a ds का। तो देखो समाकलन a ds का किया, ठीक है। अब ds का मतलब विस्थापन, तो विस्थापन कहां से कहां तक परिवर्तित हुआ? 0 से s तक, ठीक है। अब बच्चों जब समाकलन करेंगे तो वेग का समाकलन हम लोग करेंगे पहले। तो v dv का समाकलन क्या आएगा? v स्क्वायर बाई 2। अभी मैंने समझाया था ना, अगर किसी चीज घातीय से 1 है इसकी, तो इसका समाकलन क्या होगा? तो भाई देखो वेग के सापेक्ष ही है वेग का, तो v की पावर 1 हो गया। तो किसी चीज की अगर पावर 1 हो तो पावर में 1 जुड़ जाता है, घात में 1 जुड़ जाता है। तो घात 1 है इसकी, तो घात 1 जुड़ेगा तो क्या बनेगा? v की घात 2 और बटा 2। कहां से कहां तक? u से v तक, ठीक है, बराबर a। फिर वही ds, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s। अभी हमने सूत्र लिखाया था ना पीछे, वहां से, तो 0 से s, ठीक है बच्चों। अब जरा इसका मान रख दो। तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आएगा? देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2 बराबर a। यहां भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s माइनस 0। अब बच्चे ये कितना बनेगा? ये बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या बना? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी तीसरी समीकरण का निगमन हो गया। इस प्रकार से बच्चों हमने गति की तीनों समीकरणों का निगमन कलन विधि से कर लिया है, और कल हम इन समीकरणों के और भी आपको रूप बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति के लिए समीकरण किस तरह से हो जाती हैं, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।